हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आज हम आपको कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताएंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के भी बारे में बताएंगे। तो देखते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो जैसा कि ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 एंड Q2। तो ये दो चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2 हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। यहाँ पर हम इसको एज ए वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम लिखेंगे वेक्टर r सफिक्स में 1 2। तो 1 2 या हम इसको यहाँ पर 2 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया सेकेंड चार्ज पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये दोनों ही जो है ये लाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये एक फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, जो कि सेकेंड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। तो इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये आ गया। सिमिलरली इस चार्ज पार्टिकल पे भी फोर्स लगेगा इस सेकेंड चार्ज पार्टिकल के थ्रू। तो इसको लिखेंगे F सफिक्स में 1 2। इसका मतलब हुआ फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो इस तरीके से ये हमने डिनोट कर लिया। अब यहाँ पर जो है हम इसका ये जो पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर किया था इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर इसका निकालने के लिए क्या कर देते हैं कि इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर निकल आता है। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 यूनिट होता है और डायरेक्शन जो होती है वो गिवन वेक्टर की ही डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये रहा। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? r के ही बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो पोजीशन वेक्टर हमने सेकेंड चार्ज पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लिया था तो ये वेक्टर फॉर्म में था, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड देखा जाए वो किसके बराबर होगा? r के ही बराबर होगा। ये इतनी लेंथ जो होगी वो r के बराबर होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड r के बराबर आ गया यहाँ पर। ठीक है। अब हम इसको जो है ये जो फोर्स हमने पढ़ा था कूलम्बियन फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो यहाँ पे फोर्स जो होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो फोर्स था ये मैग्नीट्यूड था फोर्स का, जो कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगता है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर हम इसमें सफिक्स में 2 1 लिख देते हैं, इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। और यहाँ पर जो r है r की जगह पर हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, यानी कि r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये इसका स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो है हमारा ये अभी इतना स्केलर ही है। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यूनिट वेक्टर हम कौन सा लेंगे? ये यूनिट वेक्टर लेंगे 2 1 यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया। ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है ये इसी पोजीशन वेक्टर की ही डायरेक्शन में रहेगा और इसकी डायरेक्शन ऑफ कोर्स ये जो है सेम डायरेक्शन में है। तो जब ये इतना जो स्केलर वैल्यू है उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा पूरा वेक्टर फॉर्म में आ गया। क्योंकि किसी भी स्केलर को जब किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वेक्टर मिलता है।
तो ये फोर्स जो है ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स आ गया। यही होता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सिमिलरली हम इस फोर्स को भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 1 2 लिखेंगे, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल बाई सेकेंड। अब यहाँ पर जो नोटेशन होगा ये 1 2 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पर 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल बाय सेकेंड, और यह है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज पार्टिकल बाय फर्स्ट। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर है 2 1, ये क्या होगा, माइनस टाइम यूनिट वेक्टर 1 2 के बराबर होगा। इन दोनों में ये रिलेशन होगा, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। ये जो यूनिट वेक्टर है R21, ये इसकी डायरेक्शन है y1 से 2 की तरफ। तो जो 1 2 यूनिट वेक्टर होगा, ये हमारा 1 2 यूनिट वेक्टर होगा, इसकी डायरेक्शन होगी 2 से 1 की तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसीलिए इनके बीच में माइनस का साइन होगा, बट दोनों का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, इसलिए इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब देखते हैं कि ये इक्वेशन 1 और 2 एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट होती हैं। तो F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 स्क्वायर यूनिट वेक्टर, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12, यहाँ से जो हमने लिखा था इसकी जगह ये कर दिया। अब ये माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 2। ठीक है, ये आ गया। चूँकि R12 वेक्टर और 2 1 ये जो दोनों पोजीशन वेक्टर्स थे, ये है पोजीशन वेक्टर फर्स्ट चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये पोजीशन वेक्टर सेकंड चार्ज पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इन दोनों के ही मैग्नीट्यूड जो होंगे वो बराबर होंगे। तो ये जो होगा इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, तो उनके स्क्वायर भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये जो आ रहा है इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ये आ गया। तो ये जो है इसको हमने जो डिनोट किया था वेक्टर फॉर्म में, फोर्स इसकी जगह पे जो लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, F12, और ये जो है F21 है, यानी कि F21 जो होगा माइनस टाइम F12 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये इक्वल है, मतलब इनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे। लेकिन ये माइनस साइन लगा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये जो कूलम्ब्स लॉ में जो ये फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स लगता है, तो ये जो फोर्स होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होता है,
और दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स के मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही एक्ट होता है। तो ये हमारा जो रहा ये सब था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद जो है ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखते हैं क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ चार्जेस है। तो एक ग्रुप ऑफ चार्जेस में क्या होता है कि जो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो अगर हम किसी एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स देखते हैं ड्यू टू अदर चार्ज पार्टिकल्स, कितना फोर्स लग रहा होता है, तो वो जो नेट फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे जो निकाला जाएगा वो कैसे निकालते हैं, वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ड्यू टू द अदर चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ये एक Q1 चार्ज पार्टिकल है, ये Q चार्ज है और ये Q2 चार्ज पार्टिकल। इस Q1 चार्ज पार्टिकल के कारण इस Q पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 है और इस Q2 चार्ज पार्टिकल के कारण जो फोर्स लग रहा है वो F2 है। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के कारण इस चार्ज पर लग रहा है। तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स जो होगा वो कैसे निकाला जाएगा, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम। तो इन दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वही रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल होगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये इंडिविजुअल फोर्सेस होते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल्स। यानी कि इंडिविजुअल फोर्सेस जो होते हैं वो अदर चार्ज पार्टिकल्स के प्रेजेंस में चेंज नहीं होते हैं, उनकी जो अपनी इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज नहीं होती। लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं वो जो होता है वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, तो ये रहा वेक्टर सम। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये इस पैरेललोग्राम का जो ये रिजल्ट डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा और ये रहा F। तो ये F रहा और ये है थीटा एंगल, या इसको हम अल्फा ले सकते हैं, और ये रहा थीटा। तो थीटा एंगल है इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है थीटा, F1 और F2 के बीच का एंगल है। और जो अल्फा एंगल है वो रिजल्टेंट फोर्स जो कि F1 से एंगल बना रहा है। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे वो मैग्नीट्यूड होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा जो है वो एंगल बिटवीन F1 एंड F2 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री सपोज कर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री की जगह जीरो हो जाएगा, तो ये इतना टर्म जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया, वो कब, जब इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर हम tan अल्फा लगा सकते हैं। तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल के सामने की जो ये साइड है ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, क्योंकि ये इतना जो वेक्टर है ये F2 शो कर रहा है।
और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो F2 होगा। ये जो वेक्टर F1 शो कर रहा है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी वेक्टर F1 का मैग्नीट्यूड F1 होगा, वेक्टर F2 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो F2 होगा, और ये रिजल्टेंट फोर्स इन वेक्टर का। तो यहाँ पे जब tan अल्फा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये मैग्नीट्यूड F2 और ये मैग्नीट्यूड F1, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये यहाँ से निकला है। ये ला पैरेललोग्राम जो क्लास 11th में हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें रिजल्टेंट फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे निकालते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल्स, तो वो वेक्टर सम से की हेल्प से ही निकालते हैं। तो ये आज का इतना टॉपिक है। तो कूलम्स लॉ जो हमारा था चैप्टर वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब उसके क्वेश्चंस जो हैं कुछ कराए जाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।